अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पायरेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद आकिफ़ है एंड आई एम अ फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर एंड आई एम सर्विंग एज अ मेंटोरशिप एडमिन एट मेंटर। आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद मुझे मेंटर की वजह से जानते होंगे। एज सिंस लास्ट 3 years आई हैव बीन एसोसिएटेड विद मेंटर और मैंने अब तक ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स जो है ना उनको एमडी कैट से रिलेटेड गाइड किया है। सो अपने उस एक्सपीरियंस की बेसिस पे आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस करने। एंड दैट टॉपिक इज़ दैट हाउ टू क्रैक एमडी कैट स्ट्रेटजिकली। ठीक है, सो हम अपने एक्सपीरियंस और अपनी जर्नी की बेसिस पे मैं आप लोगों को कुछ टिप्स और स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि आप एमडी कैट को कैसे एस कर सकते हैं। तो मैं एक फ्रेशर स्टूडेंट था एंड 2022 के अंदर मैंने एमडी कैट दिया था एंड I secured 184 out of 200 in UHS MDCAT and my aggregate was 94.88 and Alhamdulillah I secured admission in King Edward Medical University in my first attempt. As a fresher अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता था कि MDCAT क्रैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था और शायद उसकी वजह ये थी कि जैसे मैंने सुना हुआ था MDCAT के बारे में फ्रॉम माई कॉलेज टीचर्स एंड डिफरेंट लोगों से कि MDCAT जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, इतने ज़्यादा लोग देते हैं एंड लिमिटेड सीट्स हैं एंड इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स, 3 hours का एग्ज़ाम है और उसके ऊपर आपका सारा फ्यूचर डिपेंड कर रहा है। मतलब इन सारी चीज़ों की वजह से मुझे ये लगता था कि MDCAT जो है ना क्रैक करना एज अ फ्रेशर तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है और स्पेशली जब आप अकेडमी जाते हो वहाँ पे रिपीटर्स होते हैं एंड वो भी इस तरह की लैंग्वेज या वर्ड्स यूज़ करते हैं कि हमारा लास्ट ईयर नहीं हुआ, हम पहली दफ़ा हमने किया। तो पहली दफ़ा करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है। तो उसकी वजह से शायद मुझे लगना शुरू हो गया था कि एज अ फ्रेशर जो है ना MDCAT को क्रैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एंड मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन किया। जब मैंने अपनी MDCAT की तैयारी शुरू की तो मैं सोचता था कि अगर DG खान मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन हो जाए तो आई थिंक सो डैट वो कोई बहुत बड़ी बात है। तो बट आहिस्ता आहिस्ता जो था वो मेरे जो MDCAT के गोल था उसमें क्लैरिटी आई। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन्होंने रोल प्ले किया वो ये था कि आई थिंक सो डैट मैंने अपनी FSC की प्रिपरेशन जो थी ना उसको डे वन से बहुत अच्छा रखा। ठीक है, आई यूज़ टू डैट बच्चा जो कि साथ साथ पढ़ता है, डेली का काम डेली कर रहा होता है एंड इसकी वजह से ये मुझे फ़ायदा हुआ कि मैंने पैरेलल प्रेप सेशन ज्वाइन किया और पैरेलल प्रेप सेशन के अंदर जो था ना मैं क्योंकि मैं वीक में डेली बेसिस पर अपने काम कंप्लीट कर रहा होता था तो मैं संडे वाले दिन मेरे पास इतना टाइम होता था कि मैं MDCAT की क्लासेस ले सकूँ, मैं लेक्चर्स ले सकूँ और मैं MDCAT को भी थोड़ा बहुत टाइम दे सकूँ। अच्छा, पैरेलल प्रेप सेशन से मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, बल्कि आई थिंक सो डैट मुझे उससे ये आइडिया हो गया था कि एक्चुअली जो है ना MDCAT जो है वो किस तरह का एग्जाम होता है, उसमें किस तरह के MCQs आते हैं, उसकी तैयारी कैसे करनी है और उसके लिए क्या रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। तो आई थिंक सो डैट कि पैरेलल प्रेप सेशन जब आप ज्वाइन करते हो ना तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि एक्चुअली MDCAT किस तरह का एग्जाम है, उसकी आपने जब रेगुलर सेशन में जब आपने उसकी तैयारी शुरू करनी है तो आपने किस तरह से उसकी तैयारी करनी है, आपने कौन सी अकेडमी को चूज़ करना है, आपने कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में ना क्लैरिटी मिल जाती है। और एक जो आप MDCAT जब आप फ़ौरन FSC के बाद एंटर करते हो MDCAT के दौरान तो फिर आपको 2-3 हफ्ते इसी चीज़ को समझने में लग जाते हैं कि आपने कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि MDCAT इज़ अ बिट डिफरेंट थिंग फ्रॉम FSC ना। तो हमें उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए और अपने आप को इस ट्रांजिशन और अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो आई थिंक अगर आप संडे सेशन ज्वाइन करते हो ना तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप उसमें अपने आप को इतना टाइम दे रहे होते हो कि आप MDCAT की आपको बेसिक्स जो है ना उसके बारे में आइडिया हो जाए। तो आई थिंक सो डैट उससे मुझे फ़ायदा हुआ। उसके बाद ना हम नेक्स्ट बात करते हैं मोटिवेशन के ऊपर। तो आई थिंक सो डैट कि जब आपका गोल क्लियर होना, आपको पता हो कि जब आप कोई चीज़ कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो, उसकी क्या रीज़न है, मतलब आपका वाई क्लियर हो कि आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो, तो उस चीज़ के लिए मोटिवेटेड, डेडिकेटेड और डिसिप्लिन रहना ना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसके बारे में आप क्लियर ही नहीं हो। लेट सपोज कि आपका जो गोल है ना वो क्लियर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपने जाना कहाँ पे, आपने करना क्या है लाइफ में। तो जब ऐसी सिचुएशन हो ना तो फिर उस चीज़ के लिए एफर्ट करना जो है ना आपको ज़्यादा मुश्किल लगता है एज़ कम्पेयर टू कोई ऐसी चीज़ आप कर रहे हो जिसका गोल आपके माइंड में क्लियर है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये कि बहुत सारे MDCAT एस्पायरेंट्स होते हैं ना वो इस चीज़ में होते हैं कि और आई थिंक सो डैट सिर्फ MDCAT एस्पायरेंट्स नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो ये कहते हैं कि हम पढ़ नहीं रहे क्योंकि हमें मोटिवेशन नहीं हो रही। ठीक है, तो आई थिंक सो डैट उनका मसला ये होता है कि वो अपना वाई क्लियर नहीं करते, मतलब वो बस ये कहते हैं कि हमने डॉक्टर बनना है, लेकिन आपने डॉक्टर क्यों बनना है, आपने MBBS करना है तो आपने क्यों करना है। ठीक है, उसमें बहुत सारी एक रीज़न होती है कि हमने वाइट कोट पहनना है, हमने स्टेथ लेना है। ठीक है, सो आई डोंट थिंक सो कि ये आपके वाई को क्लियरली डिफाइन कर रहा है। ठीक है, कि आप सिर्फ एक वाइट कोट के लिए, कि आप सिर्फ एक स्टेथ के लिए, डैट्स जस्ट अ सिंबल ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर रहे हो या कोई भी गोल सेट कर रहे हो तो उसकी क्या रीजंस हैं। ठीक है, लाइक
ये कि जैसे कि आपने एमबीबीएस को एज अ करियर अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो, सो आपको आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली ये करियर क्या डिमांड करता है आपसे, ठीक है। इसमें वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है और आप इस फील्ड में क्यों जाना चाहते हो। इसमें आप अगर आपका कोई फाइनेंशियल टारगेट्स हैं कि आपने फाइनेंशियली इतना अर्न करना चाहते हो, तो वो यहाँ पे मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और आप एग्जैक्टली डॉक्टर एज अ डॉक्टर अपनी लाइफ को इमेजिन करो कि एज अ डॉक्टर आप काम कर रहे हो किसी भी स्पेशलिटी के अंदर। सो आप पेशेंट्स को देख रहे हो, आप ये चीज़ कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें करने में आप कंफर्टेबल हो, वो सारी चीज़ें आपको वाकई खुशी देती हैं, वो सारी चीज़ें आपको एनर्जी देती हैं या नहीं देती। मतलब आपने ये सोचना है कि जो काम आप करने जा रहे हो उसमें वाकई आप पैशनेट हो, या इट्स जस्ट ड्यू टू पीयर प्रेशर, इट्स जस्ट ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर कि सारे डॉक्टर बन रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं, सोसाइटी कह रही है, सब लोग कह रहे हैं कि ये एक अच्छी फील्ड है, तो सिर्फ आप इसलिए जा रहे हो। तो आपको अपना वाई क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि आप एक्चुअली में ये करना क्यों चाहते हो। जब आपका वाई क्लियर होगा कि आपने ये चीज़ क्यों करनी है, तो उस चीज़ के लिए फिर आप खुद से सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे। फिर आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। फिर आप लोगों से ये नहीं कहते फिरोगे कि मुझे मोटिवेशन दे दो, मुझे कोई चीज़ ऐसी बता दो, मुझे कोई ऐसी लाइन कह दो, मुझे कोई ऐसी वीडियो सेंड कर दो कि मुझे उससे मोटिवेशन हो जाए और मैं फिर पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। आप लोग देखते होंगे कि आप लोग यूट्यूब पे या इंस्टा पे आप लोग मोटिवेशनल वीडियोज़ ढूंढना शुरू करते हैं कि हम इसके बाद पढ़ेंगे, और आप एक के बाद एक मोटिवेशनल वीडियो देखते जाते हैं, लेकिन आप उसके बाद भी जो है ना वो उस तरह से नहीं पढ़ सकते जिस तरह आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। और क्यों आपको डेली एक एक वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों आपको डेली मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ती है, या हर कुछ घंटों बाद आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मतलब जितनी भी मोटिवेशन मिल जाए वो आपके लिए इनफ नहीं होती है। ये इसलिए है क्योंकि आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो। आप एक ऐसी चीज़, मोटिवेशन ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर से आनी चाहिए। वो जब आप बाहर से ढूंढते हो तो आप उसको जितना मर्जी ढूंढ लो, आप उस गैप को फिल नहीं कर सकते जो आपके अंदर है, ठीक है। तो आपने जो एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन वाला जो गैप है उसको आपने अंदर से फिल करना है, और वो इसी तरह से फिल होगा कि जब आप ये डिफाइन कर लोगे कि आपका वाई क्या है, और जब आपका वाई क्लियर हो जाएगा तो आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाओगे। अच्छा, उसके बाद हम एक मिथ क्लियर करते हैं जो कि बहुत सारे एमडी कैट एस्पायरेंट्स के जहन में होता है। वो मिथ ये है बेसिकली कि एमडी कैट जो है ना, बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और मेरिट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है और लिमिटेड सीट्स हैं, तो हमारा क्या होगा। अच्छा, पहली चीज़ तो ये देखेंगे, आई थिंक सो डैट कि मेरिट जो है ना जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लाइक या जितना मर्जी नीचे चला जाए, तो सीट्स का जो नंबर है ना वो सेम है, ठीक है। तो आपने सीट्स के लिए compete करना है, ना कि मेरिट के लिए। पहली चीज़ ये, ठीक है, क्योंकि मेरिट इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उस साल का एमडी कैट कितना इजी था, कितना इजी नहीं था, उस साल के एफएससी के एग्जाम्स में क्या स्कोर्स है, मतलब डिफरेंट ये स्टैट्स पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। और वो मेरिट हर साल कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है, ठीक है। तो बट जो चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट है वो ये कि सीट्स, ठीक है, कि एमबीबीएस की जो सीट्स है ना वो 3000 ही हैं, ठीक है, वो कम नहीं हो रही, ठीक है। मेरिट चाहे ज़्यादा हो रहा है लेकिन सीट्स तो उतनी है ना, लाइक जितनी लास्ट ईयर थी, ठीक है। तो इट डजेंट मीन कि आपका जो है ना इस साल जो है कंपटीशन ज़्यादा हो गया, पिछले साल कम था, कंपटीशन उतना ही है, ठीक है। बस मेरिट जो है ना वो फ्लक्चुएट होता रहता है, तो उस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। और आपने ये देखना है कि अगर 3000 सीट्स हैं तो आपके पास 3000 सीट्स का मार्जिन है कि आप इन 3000 में से कोई भी एक सीट ले सकते हो। आप ये चीज़ क्यों सोच रहे हो कि आप नेक्स्ट ईयर जो है ना वो बॉर्डर लाइन पे हो गए और आप ये हो गए कि इस कश्मकश में हो गए कि आपका एमबीबीएस में एडमिशन होगा या नहीं। आप ये चीज़ भी तो सोच सकते हो ना कि मैं अपना टारगेट इतना बड़ा रखूँ और मैं उसके लिए फिर इतनी ज़्यादा एफर्ट करूँ कि मेरा नाम जो है वो टॉप 3000 की बजाय टॉप 300 में हो, ठीक है। तो आप ये चीज़ भी सोच सकते हो, आप ये टारगेट भी सेट कर सकते हो और आप इसके अकॉर्डिंगली भी एफर्ट पुट कर सकते हो। मुझे ये लगता है कि मैंने अपना टारगेट ये सेट किया था कि मुझे एमडी कैट में टॉप 3 पोजीशंस में से कोई एक पोजीशन सिक्योर करनी है। तो ऑल्दो मैं इस टारगेट को अचीव नहीं कर सका, आई वॉज बीइंग अमंग द टॉप 300 स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब। तो अगर मैं ये टारगेट सेट करता, मुझे लगता है कि अगर मैंने ये टारगेट सेट किया होता कि मैंने सिर्फ टॉप 3000 स्टूडेंट्स में जाना है, तो मैं उसके लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट पुट ना करता, मैं उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करता कि बस मैंने एडमिशन सिक्योर करना है, तो शायद मैं गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट सिक्योर ही ना कर पाता, ठीक है। तो क्योंकि मैंने अपना टारगेट ये सेट किया होता कि मैंने टॉप 3 पोजीशन में से कोई एक पोजीशन लेनी है, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और मोटिवेटेड रखती थी कि अगर मुझे टॉप 3 पोजीशन में से एक पोजीशन लेनी है तो मुझे इतने जो हज़ारों स्टूडेंट्स हैं उन सब से ज़्यादा एफर्ट पुट करनी है। और जब भी मैं प्रोक्रेस्टिनेट करने लगता था या मैं टाइम वेस्ट करने लगता था, तो मेरे माइंड में ये थॉट आता था कि मुझे उन सब लोगों से ज़्यादा एफर्ट पुट करनी है अगर मैं वाकई टॉप 3 पोजीशन में से कोई पोजीशन सिक्योर करना चाहता हूँ। अब ऑल्दो मैं वो टॉप 3 पोजीशन में से कोई पोजीशन सिक्योर ना कर सका, बट मैं टॉप 300 स्टूडेंट्स में आ गया। अभी वीडियो के स्टार्ट में अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी ये टारगेट सेट किया कि मैंने टॉप 3 पोजीशन में से कोई पोजीशन लेनी है, लेकिन मैंने वीडियो के स्टार्ट में तो बोला था आप लोगों से कि मुझे तो ये लगता था कि एमडी कैट क्रैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है। तो ये मैंने टारगेट कब सेट किया, मेरे रेगुलर सेशन का ये फर्स्ट वीक चल रहा था और उसके अंदर ना मैंने एक वीडियो देखी एंड इट वाज ऑफ एमडी कैट टॉपर 2021
एंड शी वाज सेइंग इन दैट वीडियो कि आपको अपना टारगेट बहुत बड़ा सेट करना चाहिए। अगर आप अपना टारगेट बड़ा सेट करते हैं तो आप उसके लिए एफर्ट्स भी उतनी ज़्यादा करेंगे और फिर आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन उसके बरक्स अगर आप अपना टारगेट ही बहुत छोटा सेट करेंगे तो आप उसके लिए एफर्ट्स भी बहुत कम पुट करेंगे, तो फिर आप ये चीज़ सोच भी नहीं सकते कि आपको कोई बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। तो आई थिंक सो ये एक ऐसी लाइन थी जिसने मेरा माइंडसेट चेंज किया। उस टाइम पे मैंने फिर अपना ये गोल सेट किया। अच्छा, हमारी अब जो वीडियो का रिमेनिंग पार्ट है ना, अब उसमें हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारी वीडियो का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके क्या की पॉइंट्स हैं। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक टॉपिक को पढ़ने के लिए एक 5 स्टेप मेथोडोलॉजी क्या हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा हम रूटीन के ऊपर बात करेंगे, हम सेल्फ केयर के ऊपर बात करेंगे, हम एमसीक्यू सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बात करेंगे और हम एमडी के डे के ऊपर बात करेंगे। इस तरह हम डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो मैं अब इस बारे में बात करना चाहूँगा कि एक टॉपिक जो है ना एमडी कैट का, तो उसको आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए कि आप उसमें से मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, ठीक है। मतलब आप उसमें से मैक्सिमम चीज़ें रिटेन कर सकें और एक टॉपिक को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आई थिंक सो डैट सबसे पहली चीज़ जो ये है ना कि आपने उस टॉपिक की बुक से रीडिंग करनी है, ठीक है। मतलब सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो भी टॉपिक है आप पढ़ने जा रहे हो, तो आपने अपनी प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक है, आपने उस टॉपिक को रीड करना है, आपने उस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है आता है आपका कि आपने उसका लेक्चर लेना है। एंड द थर्ड स्टेप इज़ कि आपने उसके बाद आपने उस टॉपिक को एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज़ करना है। मतलब आपने उसको अपनी टेक्स्ट बुक से रिवाइज़ करना है, आपने उसके नोट्स रिवाइज़ करने हैं, आपने दूसरे प्रोविंसेस का डाटा रिवाइज़ करना है। तो थर्ड नंबर पे आपकी ये चीज़ आ रही है। आई थिंक सो डैट एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट होता है ना, उसकी पढ़ने की स्ट्रैटेजी बेसिकली ये होती है कि वो लेक्चर लेता है, उसके बाद जो है ना वो उसको रिवाइज़ करेगा और एमसीक्यू उसकी प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। ये एक मतलब उसकी 3 स्टेप में करता है, उसको भी वो अच्छे से फॉलो नहीं करता, ठीक है। कि अगर वो लेक्चर ले रहा है तो उसमें वो नोट्स नहीं बना रहा है, अगर वो पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसमें उसके एक्टिव रिकॉलिंग नहीं कर रहा, ठीक है। और थर्ड स्टेप पे अगर वो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहा है तो उसमें वो अपनी मिस्टेक्स नोट डाउन नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होता है या एक टॉपर जो होता है उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है पढ़ने की, तो वही होता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो उस टॉपिक को पहले बुक से प्रिपेयर करेगा, ठीक है। उसको रीड करेगा अपनी प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक से और फिर उसका लेक्चर लेगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि वो लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा अच्छे से लिंक कर पाएगा, उसके पास एक बैकग्राउंड नॉलेज होगा उस टॉपिक का, और जब उसके बाद वो लेक्चर लेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेगा और उसे ये भी पता चलेगा कि ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने खुद बुक पढ़ के मुझे समझ नहीं आई बल्कि मुझे लेक्चर से समझ आ रही हैं, ठीक है। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बुक में नहीं मिली लेकिन मुझे लेक्चर में बताई जा रही हैं, ठीक है। और वो एक ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने नोट्स भी बना सकता है इस बेसिस पे। उसके बाद थर्ड स्टेप ये है कि आपने उस सारा जो आपने लेक्चर भी ले लिया है, आपने नोट्स भी बना लिए हैं, आपके पास अपनी प्रोविंस की जो बुक थी आपने वो ऑलरेडी पढ़ ली थी, और अब थर्ड स्टेप में ये है कि आपने उस सारे जो भी अपना नॉलेज है, जो भी सारा डाटा है उस टॉपिक को लेके आपने उस सारे को रिवाइज करना है। मतलब आपने उसकी बुक भी रिवाइज करनी है, आपने नोट्स भी और दूसरे प्रेमिसेस का डाटा भी, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमने ये बात कर ली कि आपने उस सारे नॉलेज को, डाटा को दोबारा से रिवाइज करना है। और फोर्थ स्टेप ये है कि आपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब एमसीक्यूज़ की जो प्रैक्टिस है ना वो हर सब्जेक्ट के लिए जो है ना वो उसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट होगी और हर टॉपिक के लिए डिफरेंट होगी, ठीक है। एक टॉपिक हो सकता है कि उसके अंदर आप 20 to 30 एमसीक्यूज़ करें और आपको लगे कि आप को इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके क्लैरिटी आपको समझ आ गई कि आपने किस तरह से इसके कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने हैं। और कोई एक दूसरा टॉपिक हो सकता है उसके लिए शायद आपको 50-60 एमसीक्यूज़ कर लें, फिर भी आपको फील हो कि अभी भी ये इनफ नहीं है और आप उसके लिए मजीद जो है ना आपको एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ एक टॉपिक के लिए आपने कितने प्रैक्टिस करने हैं, तो आई थिंक सो ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपको कितने एमसीक्यूज़ सॉल्व करने से वो टॉपिक के बारे में क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। उसके बाद अब फोर्थ स्टेप ये है कि आपने अपनी मिस्टेक्स को जो है ना रिव्यू करना है कि आपकी जितनी एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व किया उसमें जितनी मिस्टेक्स हुई हैं, तो आप उनकी पहली चीज़ तो ये कि आप उनकी एक्सप्लेनेशन रीड करें और देखें कि वो क्यों गलत हुआ। अब ये वाला जो स्टेप है ये तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑलरेडी करते हैं। अब इसमें मसला ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बस यहाँ पे वो मिस्टेक्स को रिव्यू करेंगे और उसके बाद उसको बंद करके रख देंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट आपने मिस्टेक्स को रिव्यू करना है और उसके बाद अपनी जितनी भी आपकी मिस्टेक्स जो आपने की हैं तो उन सब को बेसिकली आप एक अपना मिस्टेक रजिस्टर बना लें और आप वहाँ पे अपनी सारी मिस्टेक्स नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी जहाँ पे उसको सॉल्व कर रहे हैं ऑनलाइन या प्रैक्टिस बुक में, तो आप उसको वहाँ पे मार्क कर सकते हैं, आप उसको सेव करके रख सकते हैं ताकि बाद में जब भी आपने दोबारा वो चैप्टर रिवाइज करना है तो आपने उन मिस्टेक्स को लाजमी रिवाइज करना है, क्योंकि एक्चुअली में ये आपके वीक पॉइंट्स हैं। और अगर आप बार बार उनको रिव्यू नहीं करेंगे, अगर आप उनको बार बार जो है बेसिकली जब भी वो टॉपिक रिवाइज करेंगे आप उसको रिव्यू नहीं करेंगे, तो देयर इज़ अ चांस कि आप दोबारा भी वो चीज़ गलत कर देंगे, क्योंकि आपने एक दफ़ा एक्सप्लेनेशन सुनी तो आपको एक दफ़ा सुनने से ये वो वाली चीज़ ज़रूरी नहीं कि आपको वो बिल्कुल 100% जो है ना वो याद होगी है, ठीक है। तो आपने अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करना है और आपने उनको पीरियडिकली जब भी आपको दोबारा उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो आपने अपनी मिस्टेक्स को लाजमी तौर पर रिव्यू करना है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि एमडी कैट एस्पायरेंट की रूटीन क्या होनी चाहिए। तो आई थिंक सो डैट एक एमडी कैट एस्पायरेंट जो है ना उसकी जो एक एवरेज स्टडी आवर्स होने चाहिए ना, डैट वुड बी 10 to 12 आवर्स, ठीक है। एंड ये 10 to 12 आवर्स जो है ना मैं आपका अकेडमी का टाइम
इंक्लूड करके बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप फिजिकल अकेडमी चाह रहे हैं, आप ऑनलाइन किसी अकेडमी में आप वहाँ पे लेक्चर्स लेते हैं, तो वो सारा टाइम इंक्लूड करके आई एम सेइंग 10 to 12 स्टडी आवर्स, ठीक है। और इसमें आपके 10 to 12 में देयर शुड बी लेक्चर्स के अलावा आपका 5 to 6 आवर्स का आपका सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस का टाइम होना चाहिए। अच्छा, रूटीन के हवाले से आपको देखना है, पहली चीज़ तो ये देखनी है कि रूटीन जो है ना वो हर पर्सन की, पहली चीज़ तो ये कि हर पर्सन डिफरेंट है, हर पर्सन की नीड्स डिफरेंट है, और हर पर्सन जो है ना वो एक जैसी रूटीन फॉलो नहीं कर सकता। आपने कोई रूटीन देखी किसी टॉपर की कि वो तो इस तरह से सुबह से लेकर शाम तक इस तरह पढ़ा है, तो मुझे भी एक्जैक्टली उस तरह से पढ़ना है, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी एक्जैक्टली उस तरह से फॉलो कर सकें। तो आपने देखना है कि आपकी जो है ना पहली रूटीन किस तरह की थी, और आपने उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी रूटीन सेट करनी है अपनी नीड्स को देखते हुए कि आपकी स्लीप, आपकी नींद का टाइम कौन सा, आप दिन में सो रहे हैं, आप रात में सो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी जो है ना एक रूटीन सेट करनी है, ठीक है। आपने अपने जो रूटीन सेट करनी है उसमें आपने अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स के लिए वो टाइम रखना है जो आपका, जिस टाइम पे आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, और आपके जो ईजी सब्जेक्ट्स हैं आप उनको उस टाइम पे रखो जब आपको लगता है कि इस टाइम पे आपकी एनर्जी थोड़ी कम होती है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट चीज़ें। इसके अलावा ये कि आपकी रूटीन में इस तरह से होना चाहिए कि आप अपना हाफ आवर स्टडी कर रहे हो और आप उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हो, फिर हाफ आवर स्टडी कर रहे हो, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक, ठीक है। इस तरह देयर शुड बी मल्टीपल ब्रेक्स, और इसके अलावा देयर शुड बी ब्रेक्स फॉर योर मील्स, फॉर प्रेयर्स, ठीक है। सो इस तरह से एक हेल्दी रूटीन होगी। ये नहीं है कि आप 5 से 6 घंटे लगातार पढ़ रहे हो और उसके बाद आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रहे हो, उसके बाद आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हो और फिर आप उसके बाद नेक्स्ट कुछ भी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो उसकी बजाय अगर आप ये कि उसमें मल्टीपल ब्रेक्स होंगी और आप इस तरह से अपनी रूटीन को लेकर चलोगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब रूटीन के अंदर जो है ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये इशू आता है कि जब वो ब्रेक लेते हैं ना तो उस टाइम फिर अपना बहुत सारा टाइम ज़ाया कर देते हैं, मतलब वो प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देते हैं, वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसके बाद उनका पढ़ने को दिल नहीं करता। तो आई थिंक स्टूडेंट जो आपकी रूटीन होनी चाहिए ना वो भी बहुत हेल्दी होनी चाहिए कि आप उसमें जो है ना, पहली चीज़ तो ये कि आप कोशिश करो कि आप उसमें सोशल मीडिया यूज़ ना करो, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करोगे तो डेट्स एडिक्टिव थिंग, ठीक है। आप उसके अंदर फिर जो है इन्वॉल्व हो जाते हो और आपका उसके बाद जो है ना माइंड बिल्कुल स्टडी से डाइवर्ट हो जाता है और दोबारा स्टडीज़ की तरफ वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपनी जो ब्रेक टाइम है उसके अंदर कोई भी लाइट चीज़ें करो, ठीक है। आप ऐसी चीज़ें करो जिससे आप अपने आप को रिलैक्स करो, ना कि अपने आप को मज़ीद एग्जॉस्ट कर लो, ठीक है। तो आप अपनी ब्रेक में डिफरेंट चीज़ें ये कर सकते हो कि आप थोड़ी सी वॉक कर सकते हो, या आप अपना 15 to 20 मिनट्स का आप एक नैप ले सकते हो, आप खाना खा सकते हो, आप नमाज़ पढ़ सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपकी डिफरेंट जो है ना ब्रेक का टाइम जो है ना आपने उसमें इस तरह की हेल्दी चीज़ें करनी है, नॉट कि आप जो है ना उसको फ़ोन के अंदर जो है ना वो सारा टाइम गुजार दो, ठीक है। और फ़ोन की जो एक जो होता है ना, ये एक काफ़ी बड़ा मसला है कि पढ़ते हुए बार बार जो है ना फ़ोन एक डिस्ट्रैक्शन होती है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप अपने फ़ोन के अंदर डिफरेंट टाइमर्स वगैरह सेट कर सकते हो, और उसके लिए कि आप अपने फ़ोन में डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो ऐप्स के ऊपर जो आपको लगता है कि ये ऐप्स आपको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और आप अपना दिन में ना एक फ़ोन का टाइम सेट कर लो, ठीक है। कि आपने अपना जो है ना दिन के अंदर जो फ़ोन का टाइम है ना वो आपका बेसिकली लेट्स सपोज आपने सेट किया हुआ कि वो रात को आपने हाफ आवर यूज़ करना है रात के खाने के बाद, ठीक है, या दोपहर के खाने के बाद, या आपने इस टाइम पे अपना हाफ आवर फ़ोन यूज़ करना है, ठीक है। और उसके अलावा आपने अपने आप को पूरा दिन रिस्ट्रिक्टेड रखना है कि आप फ़ोन यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि आप ये जो हर आधे घंटे बाद या हर 1 घंटे बाद अपना फ़ोन उठाते हो 5 मिनट के लिए, वो 5 मिनट कैसे आधे घंटे में या 2 घंटे में कन्वर्ट होते हैं फिर आपको समझ ही नहीं आती, ठीक है। तो उसकी बजाय जब आपका एक टाइम दिन में सेट होगा कि आपने इस टाइम में फ़ोन यूज़ करना है और आपने उस टाइम अपने सोशल मीडिया यूज़ करना है, तो वो काफ़ी जो है ना आपका वो टाइम जो है ना आपके कंट्रोल में आ जाता है। उसके अलावा एक और चीज़ है कि स्टूडेंट्स का ये इशू होता है कि पढ़ते हुए जो है ना हमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का सामना करना पड़ता है, और ये चीज़ है। तो आई थिंक सो डैट उससे रिलेटेड एक चीज़ ये है कि ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए ना मैं 2 प्रैक्टिकल टिप्स आपको दूंगा, और वो भी चीज़ उसके लिए भी ये है कि आप ना ओवर थिंकिंग का भी ना दिन में एक टाइम सेट कर लें कि मैंने ना दिन में इतनी देर ओवर थिंकिंग करनी है, लेट्स सपोज 15 मिनट्स करनी है, 20 मिनट्स करनी है, या हाफ आवर करनी है, ठीक है। क्योंकि उससे ये होगा कि जैसे आप पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते अचानक से कोई थॉट आती है, आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हो, उससे फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, मे बी वो डिस्टर्बिंग थॉट हो, आप उसके बाद बिल्कुल ही डीमोटिवेटेड हो जाओ, आप उसके बाद पढ़ने उसके बाद आपका पढ़ने को दिल ना करे। तो उसकी बजाय ये कि आप अपना दिन में कोई एक टाइम सेट कर लो कि आपने इस टाइम में ओवर थिंकिंग करनी है, मतलब आपने आपके माइंड में जो कोई थॉट पहली दफ़ा आती है तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन उसके बारे में मुसलसल सोचते रहना ये आपके कंट्रोल में ज़रूर होता है। तो जब आप उस थॉट को डिले करते हो ना कि मैंने इस चीज़ को जो है उस आधे घंटे में सोचना है, तो समटाइम्स ये होता है कि जब एक्चुअल में वो आधा घंटा आता है ना जो आपने सेट किया होता है कि इस टाइम में मैंने ओवर थिंकिंग करनी है, उस टाइम पे आप सोचते हो कि ये चीज़ तो इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो कि उस टाइम पे आपको मे बी लग रही होती है, क्योंकि उस टाइम पे आप पढ़ रहे होते हो और पढ़ते हुए आपको हर डिस्ट्रैक्शन जो है ना वो आपको बहुत ही ज़्यादा फैंसी लग रही होती है, आपको लगता है कि इस चीज़ के बारे में मुझे हर फजूल से फजूल चीज़ के बारे में आपको लग रहा होता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है, लेकिन उस आधे घंटे में आपको जाके फील होगा कि नहीं, इस चीज़ के बारे में तो मुझे कोई सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी आप यूज़ कर सकते हो कि आप अपने आप को जब भी कोई थॉट आ रही है तो आप उससे पूछो कि क्या ये इतनी ज़रूरी चीज़ है कि मुझे इसके बारे में अभी सोचने की ज़रूरत है, क्या ये इतनी ज़रूरी चीज़ है, अगर मैंने अभी इसके बारे में ना सोचा तो
उसके कोई हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज आपके लिए हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप उस थॉट को डिले करो, और आपने जो उसका टाइम सेट किया हो तो आप उसको वहाँ पे कर सकते हो, उस टाइम में सोच सकते हो। अब उसमें एक चीज़ आपके माइंड में क्या आती है, आपका माइंड आपको डिसीव करता है कि नहीं तुम इस चीज़ के बारे में अभी सोच लो, उस टाइम तक तुम्हें याद नहीं रहेगा। तो इस जो है ना, आप अपनी माइंड ये जो आपको डिसीव कर रहा है कि आप उस टाइम तक उस चीज़ को भूल जाओगे, तो फिर आप कैसे सोचोगे इस बारे में। तो आप उस चीज़ अपने माइंड को ये बताओ कि मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ अपने नोट पैड में, अपने फ़ोन के अंदर, और मैं ताकि मैं उस टाइम पे उस चीज़ के बारे में सोच लूँ। तो इस तरह से आपके माइंड में जो ये थॉट आ रही होती है कि उस टाइम तक तो मुझे ये चीज़ भूल जाएगी, तो उसका भी आपने एक जो है सॉल्यूशन निकाल लिया अपने लिए। अच्छा, इसके अलावा एक और जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का इशू होता है कि फ़ियर ऑफ फेलियर जो है ना, उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है अपनी एमडी कैट की जर्नी में, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मैं ये बात करता हूँ, पहली चीज़ तो ये कि रिपीटर्स के अंदर जो है ना, ये वाला एक बहुत ज़्यादा कॉमन इशू होता है, क्योंकि उसकी वजह एक ये होती है कि उनके पास्ट ट्रॉमा से एसोसिएटेड होता है। पास्ट ट्रॉमा आई मीन कि लास्ट ईयर क्योंकि उनका एडमिशन नहीं हुआ, तो अब उनको ये चीज़ हॉन्ट कर रही होती है बहुत ज़्यादा कि अगर मेरा इस साल भी एडमिशन ना हुआ, मैंने पिछले साल भी बहुत ज़्यादा एफर्ट की थी, नहीं हुआ, इस साल भी अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होती है इससे। तो आई थिंक स्टूडेंट वो अपनी सोच को ये इस तरह से टैकल कर सकते हैं, अगर वो अपनी इस थॉट को इस तरह से चैलेंज करें, अगर वो अपने आप को ये चीज़ बताएं और समझाएं कि अगर मेरा लास्ट ईयर एडमिशन नहीं हुआ तो उसमें मेरी क्या मिस्टेक थी, उसमें क्या चीज़ें ऐसी थी जो मैंने ठीक नहीं की, और उसका एक प्लान बना लें कि इस साल उन सारी चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है, और फिर उस प्लान को फॉलो करने की कोशिश करें। और जब भी उनको ये थॉट आए तो वो अपने आप को रिमाइंड करवाएं कि पिछले साल मैंने ये गलतियां की थी, इसलिए मेरा एडमिशन नहीं हुआ। अगर मैं ये वाली गलतियां इस साल दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, लास्ट ईयर अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ या आपको एक सेटबैक का सामना करना पड़ा, तो उसकी कुछ रीजंस थी। अगर उन रीजंस को आप इस साल ठीक कर लें, उनको एलिमिनेट कर लें, उन चीज़ों को ठीक कर लें, तो इस साल आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। फियर ऑफ फेलियर की एक रीज़न ये भी होती है, फियर ऑफ, उसको कहा जाता है फियर ऑफ अननोन, ठीक है, कि आप ये सोचते रहते हो कि अगर जो है ना, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के बारे में सोचते हो कि जो कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप ये सोचते हो कि अगर ये चीज़ इस तरह से होगी, अगर ये मिस हैप हो गया, अगर ये वाली हैपनिंग होगी और मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो आई थिंक स्टूडेंट इसमें आपने एक चीज़ सोचनी है कि क्या चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं और क्या चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके कंट्रोल में क्या चीज़ें, आपके कंट्रोल में ये चीज़ें कि आपने अपनी तैयारी कैसे करनी है, आपने कितने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, आपने प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, आपने एमडी के डे पे कैसे अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में। क्या आपकी कंट्रोल में क्या चीज़ें नहीं है, आपके कंट्रोल में ये नहीं है कि पीएमडीसी इस साल जो है एग्रीगेट का फॉर्मूला क्या बनाएगी, इस साल जो है एमडी कैट का पेपर आसान आ गया या मुश्किल आएगा, कीज़ में कितनी मिस्टेक होंगी, कितने एमसीक्यूज के ग्रेस मार्क्स मिलेंगे और कितने एमसीक्यूज के ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपने उन चीज़ों के बारे में सोचना है और उन चीज़ों के लिए एफर्ट पुट करनी है जो आपके कंट्रोल में है। जब आप उन चीज़ों के बारे में परेशान होना शुरू कर देते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर जिन चीज़ों के बारे में आपको एक्चुअली में परेशान होना चाहिए, जिन चीज़ों के लिए आपको एक्चुअली में एफर्ट पुट करनी चाहिए, तो वो कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और जब आपने उन चीज़ों के लिए अपनी एफर्ट ही पूरी नहीं पुट की होगी, तो आप फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको बेस्ट आउटकम मिलेगा। तो आपको बेस्ट आउटकम तब मिलेगा कि जब आप जिन चीज़ों को कंट्रोल, आप जो चीज़ें आपके कंट्रोल में, जब आप उनके ऊपर अपनी फुल एनर्जी और एफर्ट पुट करोगे, फुल एनर्जी और एफर्ट लगाओगे, और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में परेशान होना छोड़ दोगे। फिर उसके अलावा इसके अंदर फियर ऑफ फेलियर की एक रीज़न ये भी होती है कि इसमें ये होता है कि अगर मुझे फेलियर का सामना करना पड़ा, ठीक है, इन एमडी कैट, और मैं एडमिशन सिक्योर ना कर सका, तो मेरी फैमिली वाले, मेरे फ्रेंड्स और सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी, ठीक है। दे विल कंसीडर मी एज अ फेलियर। तो आई थिंक सो डैट कि ये आप अपने ऊपर एक अनड्यू बर्डन कैरी कर रहे होते हो। आप ये सोच रहे होते हो कि अगर वो पर्सन डिसअपॉइंट हो गया, अगर मैंने उसकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा ना किया, अगर ये चीज़ इस तरह से होगी, तो आई थिंक सो डैट कि आपके ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं है और आप बाउंड नहीं हो कि आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करो या आप उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरो, ठीक है। बल्कि आप ये सोच रहे हो कि अगर आपका एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ तो आपकी वर्थ नहीं होगी, ठीक है। तो डेट्स नॉट अ राइट थिंग, ठीक है। आपकी वर्थ कभी भी एक एग्जाम डिसाइड नहीं कर सकता। तो आपने ये जो अपने माइंड के ऊपर जो अनड्यू बर्डन कैरी किया हुआ, तो आपने इसको उतार देना, ठीक है, ये सोचते हुए आई एम नॉट बाउंड कि मैं किसी की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरूं और मैं अपनी वर्थ को एक एग्जाम के साथ एसोसिएट नहीं कर सकता। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है ना कि लोग इस चीज़ के बारे में, आप इस चीज़ के बारे में बातें बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप एक फेलियर हो, आप एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाए, तो आई थिंक सो डैट कि आपको उन बातों को इंटरनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ये चीज़ सोचो कि जो लोग वाकई आपको जानते हैं, उन्होंने आपकी एफर्ट देखी है, उन्होंने देखे कि आपने कितनी मेहनत की है, ठीक है। तो वो, और अगर वो वाकई उन सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो वो कभी भी ये बातें आपसे नहीं कहेंगे। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो जो है ना, वो अब आने जा रहा है, वो है एमडी कैट डे। आई थिंक सो डैट आपकी सारी एमडी कैट की तैयारी एक तरफ और जो एमडी कैट का डे है ना, उसकी इंपॉर्टेंस एक तरफ है, ठीक है। क्योंकि आपने 5 महीने पढ़ा है, उसके लिए 1 साल पढ़ा है, 2 साल पढ़ा है, अब आपके पास सिर्फ वो 3 घंटे के, उसके अंदर आपने शो करना है कि आपने कितनी एफर्ट्स पुट की हैं, ठीक है। एंड आई थिंक सो डैट ये जो है ना मोस्ट क्रूशियल टाइम होता है आपके लिए। तो इसके हवाले से मैं कुछ चीज़ों पे, 2-3 चीज़ों पे बात करना चाहूँगा। वो यही है कि पहली चीज़ तो ये कि आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपनी जो भी ज़रूरी चीज़ें आप उनको तैयार करके सो के आपने सुबह
जाना है एमडी कैट के लिए, ठीक है। सुबह उठो, आप नमाज़ पढ़ो, ठीक है, आप जाने की तैयारी करो, आप नाश्ता लाजमी करो, ठीक है, और फिर एग्ज़ाम सेंटर के लिए जाओ, ठीक है। और इसमें ये चीज़ है कि एग्ज़ाम सेंटर के लिए जब आप जा रहे होते हो तो आपके मतलब बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रही होती हैं, ठीक है। सो पहली चीज़ तो ये कि आप कोशिश ये करो कि आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो, आप अच्छी चीज़ें सोचो, ठीक है। अगर आप अच्छा नहीं सोच रहे, आपको लग रहा है कि नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं माइंड में, सो आप अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए आप अपने आप को अल्लाह के ज़िक्र में जो है ना वो मशगूल कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको कोई भी नेगेटिव थॉट ना आए, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे तो उस चीज़ को उस फिल करने के लिए कि आप कोई नेगेटिव थॉट्स आके आपको डिस्टर्ब ना करना शुरू कर दें, और उससे आप ये ना हो कि आपके अभी पेपर शुरू होने में 2 घंटे पहले रहते हैं, अगर कोई नेगेटिव थॉट आ गया आप उसके बारे में कंटिन्यूसली 2 घंटे सोचते रहोगे तो ऑब्वियसली वो एग्ज़ाम की ड्यूरिंग आपको वो चीज़ डिस्टर्ब करेगी। फिर जब आपने एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है, तो आपने उसमें जो एमडी कैट का एग्ज़ाम है उसमें आई वुड सजेस्ट ब्रीफली मैं कुछ टिप्स के बारे में बात करूँगा, और वो ये है, पहली चीज़ तो ये कि आपने अपना जो एग्ज़ाम सॉल्व करना है आपने उसको 2 to 3 राउंड्स में सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें ये है कि आपने सबसे पहले जब आपने एग्ज़ाम सॉल्व करना शुरू करना है तो आपने जो एमसीक्यूज़ आपको समझ आ रहे हैं, जिन एमसीक्यूज़ आपको ईजी लग रहे हैं, आप वो सॉल्व करते जाओ, ठीक है। और उसके बाद जो एमसीक्यूज़ आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप उसको स्किप कर दो, ठीक है। लेट्स सपोज आपने एक एमसीक्यूज़ है उसके बारे में 1 दफ़ा पढ़ा है, 2 दफ़ा पढ़ा है, उसके ऑप्शंस रीड कर लिए हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है, तो आप उसको वहीं पर स्किप कर दो, क्योंकि अगर आप उसके बारे में मज़ीद सोचते रहोगे क्योंकि वो एमसीक्यूज़ आपको नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से स्ट्रेस बिल्डअप होगा, ठीक है। और जब स्ट्रेस बिल्डअप होगा और आपका माइंड एंशियस स्टेट में चला जाएगा तो फिर आपकी कॉग्निटिव पावर कम हो जाएगी और आप प्रोबेबली उस एमसीक्यूज़ को गलत कर लोगे। और दूसरा ये कि आपके ऊपर एक प्रेशर होगा कि मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है, कि मैं इस एमसीक्यूज़ को 2 मिनट दे दिए, 3 मिनट दे दिए, मेरे अगले एमसीक्यूज़ का टाइम कम रहता जा रहा है, ठीक है। तो आप इसलिए बेहतर ये है कि आप उस एमसीक्यूज़ को उस टाइम पे स्किप कर दो और एंड पे उस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करो। इसके अलावा ये कि आपकी इतनी एफएलपीज़ की आपने कोशिश करनी है कि लास्ट मंथ में प्रैक्टिस हो, कि आपको पता हो कि आपने अपने टाइम को और अपने स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करना है, आपने हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, और आप अपने एंड पे जो डिफिकल्ट एमसीक्यूज़ हैं उनके लिए कितना टाइम स्पेयर कर रहे हो, ठीक है। सो ये वाली सारी चीज़ें जो है ना आपने ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। आई थिंक सो डैट कि जैसे आपके बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, तो ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर आप अपना जो टाइम है ना कोशिश करो कि आप एक एमसीक्यूज़ को लेस देन 1 मिनट दो, ठीक है। क्योंकि आपका जो फिजिक्स का पोर्शन होता है उसके अंदर एमसीक्यू समटाइम्स न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ताकि आप वहाँ पे मोर देन 1 मिनट दे सको। अच्छा, टाइम को अच्छे से मैनेज करना है उसके हवाले से यही है कि आप पेपर को जब 2 से 3 राउंड्स में सॉल्व करोगे, जब आप अपने डिफिकल्ट एमसीक्यूज़ को स्किप कर दोगे एंड के लिए, तो उससे आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बबल फिलिंग की है, ठीक है, कि आपने बबल्स को जो है ना बहुत ध्यान से फिल करना। उसके उसके लिए मैं ये कहूँगा कि आपने हर एमसीक्यूज़ को जो है ना वो कॉरस्पॉन्ड करके लगाना है, ठीक है। लाइक आपने हर एमसीक्यूज़ को उसका जो नंबर है आपने उसकी क्वेश्चन पेपर पे भी चेक करना है, आपने बबल पे भी चेक करना है। आपने देखना है कि क्वेश्चन पेपर पे क्या नंबर है उसका, लाइक 2 एमसीक्यू नंबर 2 है तो वहाँ पे आप उसको एमसीक्यू जो है शीट पे भी देखो, और उसके बाद आप उसको वहाँ पे भी देखो अपनी क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है। और फिर उसका बबल फिल करो, क्योंकि समटाइम्स आपको लगता है कि आप तरतीब में सॉल्व कर रहे हो, लाइक आपने नंबर 1 से शुरू किया है और कहीं पे अंदर से वो तरतीब खराब हो जाती है, उसकी वजह से आगे वाले सारे एमसीक्यूज़ आपके गलत हो सकते हैं। तो इसलिए आपने हर एमसीक्यू का आपने नंबर जो है वो दोनों जगह पे देख के कॉरस्पॉन्ड करके फिर आपने बबल फिल करना है, ठीक है। और आपने बबल जो है हर एमसीक्यूज़ के साथ साथ फिल करने हैं। आपने ये नहीं करना कि आप पहले पूरा क्वेश्चन पेपर पे जो है ना निशान लगा रहे हो और फिर आप बबल फिल कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ चेक होगी वो आपकी बबल शीट चेक होगी, ना कि आपका क्वेश्चन पेपर होगा। आपने क्वेश्चन पेपर पे चाहे सारे सॉल्व कर लिए, लेकिन एंड पे बबल शीट पे अगर कुछ रह गए तो वो आपके काउंट नहीं होंगे, ठीक है। और ये भी है कि जब आप साथ साथ बबल फिल करते हो तो वो ईजिली फिल हो जाते हैं। एंड पे जब आपने काफ़ी सारे बबल्स एक साथ फिल करने होते हैं तो उसमें ये होता है कि जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और उसमें गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने हर एमसीक्यूज़ के साथ साथ ही उसका बबल फिल करना है। ड्यूरिंग द एग्जाम आपने अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है वो यही चीज़ें, पहली चीज़ें तो हमने बात की कि आपने एमसीक्यूज़ को स्किप कर देना है, क्योंकि जो डिफिकल्ट एमसीक्यू होगा अगर आपको नहीं आ रहा आप उसके बारे में सोचते रहोगे तो आपका स्ट्रेस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से आप एंशियस स्टेट में चले जाओगे और आप फिर प्रोबेबली उस एमसीक्यूज़ को गलत करोगे। लेकिन अगर आप उस एमसीक्यूज़ को स्किप कर देते हो और आप उसको सोचते हो कि आप एंड पे करोगे तो प्रोबेबली आपको एंड पे वो एमसीक्यू याद आ जाएगा, ठीक है। और एंड पे आपके पास एक सफिशिएंट टाइम भी होगा कि आप उस टाइम उस पे 2-3 मिनट भी सोच लो और आप उसको उसके बारे में उसका कोई ऑप्शन मार्क कर सको, ठीक है। और एंड पे आप ये कर सकते हो कि आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हो, कि आप ये कर सकते हो कि आपको जो 2 ऑप्शन लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो 2 ऑप्शंस हैं आपने देखना है कि अगर आपको सही ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आपको 4 ऑप्शन में से आपको कोई 1 या 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे जो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता, मतलब ये गलत आंसर है, ठीक है। तो आप उन 2 ऑप्शंस को निकाल दो, तो इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन रह जाएंगे। इससे ये होगा कि अगर आप उन 2 ऑप्शंस में आप तुक्का भी मारते हो तो आपके पास उस एमसीक्यूज़ के ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेट्स सपोज अगर आप 4 ऑप्शंस में से तुक्का मारोगे तो आपके पास 25% चांस है कि एक ऑप्शन ठीक होगा, लेकिन अगर आप 2 ऑप्शंस में से तुक्का मार रहे हो तो उसमें आपके पास 50% चांस है कि वो एमसीक्यूज़ प्रोबेबली ठीक होगा, ठीक है। और उसके अलावा ये कि आपको अगर बिल्कुल एग्जैक्टली उसके बारे में कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं याद आ रही
तो पर उसके बारे में कोई भी आपको बैकग्राउंड नॉलेज आपके ज़हन में आ रहा है कि इस चीज़ से रिलेटेड है, मतलब उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ याद आ रही है ऑप्शन से रिलेटेड या उससे रिलेटेड, तो उसमें फिर जो उसके अकॉर्डिंगली जो आपको लग रहा है कि ये थोड़े ऑप्शंस, ये वाला ऑप्शन इसके साथ रेलिवेंस शो कर रहा है, तो आप उस ऑप्शन को चूज़ करो, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रेटेजिकली अगर आप थोड़ा सा एंड पे उन एमसीक्यूज़ को देखोगे, तो आपको जो एमसीक्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, तो आप उन एमसीक्यूज़ को भी ठीक कर सकते हो। इसके अलावा ड्यूरिंग द एग्जाम आपको कहीं पे भी लगे कि आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है और अब आपके लिए जो है ना एमसीक्यू सॉल्व करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है, तो आपने 1-2 मिनट का ब्रेक ले लेना, ठीक है। आपके पास 3 आवर्स का टाइम है, सो 1-2 मिनट का ब्रेक ले लेने से आपका कोई बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं हो जाएगा, बल्कि अगर आप वो ब्रेक नहीं लेते तो उसकी वजह से आप अपने आपकी नेक्स्ट काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, उस स्ट्रेस की वजह से। तो उस ब्रेक के अंदर आपने क्या करना है, आपने पहली चीज़ तो ये है कि आपने रैपिड ब्रीथिंग करनी है, ठीक है। आपने अपने डायफ्राम को यूज़ करते हुए, ठीक है, मे बी आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया हो कि जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। सो आपने अपनी जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कि आप डीप ब्रीथिंग करोगे तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और आप अपनी नॉर्मल स्टेट में चले जाओगे। उसके अलावा ये कि आप अपने साथ जो है वाटर बॉटल रखो, आप चॉकलेट्स रखो, ठीक है, ताकि अगर आप 1-2 मिनट का ब्रेक ले रहे हो तो आप पानी पी सकते हो, ठीक है, आप चॉकलेट्स खा सकते हो ताकि आपके एनर्जी लेवल्स भी बूस्टेड रहें, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ड्यूरिंग द स्ट्रेस आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, और जो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन होती है वो ब्लड में बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाती है और ग्लूकोज के लेवल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है, एंड आपके ब्रेन को एक्टिवली वर्क करने के लिए यू नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, एंड पे मैं यही कहूँगा कि आपने अपनी जो है ना बेस्ट एफर्ट्स पुट करनी है, ठीक है। आपने रिजल्ट्स के बारे में परेशान नहीं होना, क्योंकि रिजल्ट्स जो है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं है, रिजल्ट्स अल्लाह के हाथ में, ठीक है। आपने अपना बेस्ट देना और फिर आपके लिए जो चीज़ बेस्ट होगी ना वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और हर स्टूडेंट के लिए एमबीबीएस इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अगर उसके बाद भी आपकी बेस्ट एफर्ट्स पुट करने के बावजूद भी आपका एडमिशन नहीं हो रहा, ठीक है, तो आपको इस चीज़ पे आपका यकीन होना चाहिए कि मेरे लिए अल्लाह ताला ने कोई और बेहतर चीज़ सोच रखी है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, यू आर नॉट डूइंग टू प्रूव योर वर्थ, यू आर नॉट डूइंग टू प्रूव योर सेल्फ टू एनी वन एल्स, ठीक है। जब आप अपने आप को ये चीज़ बता लोगे कि ये सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो और आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है अपनी वर्थ, तो आई थिंक सो डैट आपका बहुत सारा प्रेशर और बर्डन इस चीज़ से भी कम हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड।